नमस्ते, वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड जिसमें हम हिंदी में बात करेंगे आज। ये थोड़ा विशेष एपिसोड है क्योंकि आज तक जो 7 एपिसोड मैंने किया था वो सारा इंग्लिश में था। सोचा कि एक सारांश या समरी एपिसोड हिंदी में कर दूँ, लेकिन एक छोटी सी मुश्किल निकली। वो ये है कि मेरी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आई टुक ऑल द 7 एपिसोड्स एंड एआई की सहारा लेके एक छोटी सी संभाषण या चर्चा तैयार किया है, जिसको हम सब साथ में सुनेंगे। बहुत बढ़िया आया है एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। आपको इंग्लिश अच्छा लगेगा तो पीछे जो 7 एपिसोड है वो ज़रूर देखिए, नहीं तो ये सारांश में जो कुछ कवर करेंगे उसमें बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। सो इसी के साथ शुरू करेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। स्वागत है। आज हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन सामग्री है जो बताती है कि एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी आखिर बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। हाँ। मकसद सीधा सा है, एआई के पीछे की जो तकनीक है उसे आसान भाषा में समझना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यू कैंट बिलीव इट, ये तो सच में कोई सामने बात कर रहा है लग रहा है। The level of AI and the level of voice emulation that has come out, absolutely amazing. एआई तो मतलब अब हर जगह है ना। बातचीत करने वाले चैटबॉट से लेकर हमारी पसंद नापसंद समझने वाले सिस्टम, वो रिकमेंडेशन वाले, और यहाँ तक कि कोड लिखने में मदद करने वाले टूल भी। पर्दे के पीछे ये जादू होता कैसे है, मतलब कैसे मशीनें हमारी भाषा समझने लगती हैं। सही। आज की चर्चा इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। तो कहानी शुरू होती है भाषा मॉडल से। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं दिया है। आई डिड नॉट गिव इट सेंटेंसेस फॉर द एआई टू टॉक। मैंने सिर्फ मेरा 7 एपिसोड वीडियोस लिंक्स उसको दिया है, और जो नोटबुक एलएलएम में है, इट वेंट एंड एक्सट्रैक्टेड ऑल द टेक्स्ट आउट ऑफ इट। उस टेक्स्ट से हिंदी में ट्रांसलेट करके इट हैज़ कम अप विद ए कॉन्वर्जेशन विच साउंड सो नेचुरल। लग रहा है कि मैं कुछ रेडियो एपिसोड सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, चलिए सुनेंगे। मूल आइडिया है वो काफी दिलचस्प है। ये मॉडल क्या करते हैं, भाषा में पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न? हाँ, कौन सा शब्द अक्सर किस शब्द के बाद आता है। कुछ शुरुआती विचार क्लॉड शैनन जैसे लोगों से भी जुड़े हैं, जिन्होंने कोड तोड़ने के लिए, मतलब विश्व युद्ध 2 में ऐसे ही सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था। हाँ, ये असल में संभावनाओं का खेल है। मतलब आंकड़ों से इसे समझा जा सकता है। भाषा मॉडल सीखते हैं कि मिसाल के तौर पर भारत की राजधानी अगर लिखा है तो उसके बाद दिल्ली आने की संभावना कितनी ज्यादा है। अच्छा। और ये लाखों करोड़ों वाक्यों और टेक्स्ट डेटा से ऐसे पैटर्न सीखते हैं। और जब इन्हें मतलब बहुत बड़े पैमाने पर डेटा खिलाया जाता है, जैसे पूरी विकिपीडिया, किताबें, इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा, तब ये बन जाते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम। हाँ, एलएलएम। ये विशाल डेटा इनकी याददाश्त बन जाता है एक तरह से। बिल्कुल। और ये सब मैंने पिछले एपिसोड्स में कवर किया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जस्ट गो बैक टू दी फर्स्ट 7 एपिसोड्स। आई थिंक इन एपिसोड 2 वी कवर्ड लैंग्वेज मॉडल्स। ज़रूर सुनिए। आपको और जानकारी डिटेल्स चाहिए तो कुछ अच्छी सी बुक, आई वुड रेकमेंड एआई इंजीनियरिंग बाय चिप हुएन। प्लीज़ रेफर टू द बुक, आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो इफ़ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इंजीनियरिंग वर्क्स, इस एपिसोड को पूरी तरह से सुनिए एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। और इसी याददाश्त के आधार पर चैट जीपीटी जैसे टूल काम करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो एलएलएम बस ये अनुमान लगाता है कि अगला सबसे संभावित शब्द क्या होना चाहिए। अच्छा। और इसी तरह वो बुनता चला जाता है। लेकिन यही एक पेंच है, मतलब एक मुश्किल है। इतने बड़े एलएलएम बनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो अरबों का खर्च आता है, जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए और बहुत सारा डेटा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल है? यहीं पर फाउंडेशन मॉडल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये समस्या का एक तरह से हल पेश करता है। फाउंडेशन मॉडल? हाँ, इन्हें आप पहले से तैयार एआई के बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकती हैं। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ,
बड़ी कंपनियां ये भारी भरकम मॉडल तैयार करती हैं और फिर डेवलपर्स वो इन्हें एपीआईज के जरिए, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, APIs। हाँ, उनके जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पहिया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। डेवलपर्स इन तैयार मॉडलों को लेकर उन्हें थोड़ा बदलकर अपनी खास जरूरतों के लिए उसे ढाल सकते हैं। इसे शायद फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। सही पकड़ा, हाँ, फाइन ट्यूनिंग। इससे एआई डेवलपिंग थोड़ा ज़्यादा सुलभ हो जाता है क्योंकि सारी मेहनत शुरू से नहीं करनी पड़ती। समय और संसाधन दोनों बचते हैं। आप एपिसोड 2 को देखिए, उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन मॉडल्स के बारे में बताया है मैंने, जिसमें आपको ये समझ आएगी कि हर किसी को मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू डू दैट, इट्स वेरी एक्साइटिंग, बट लाइक वी सेड इन द एपिसोड, बहुत भारी पड़ जाता है, कॉस्ट, खर्चा, टाइम, रिसोर्सेज। सो मोस्ट ऑफ अस एंड अप यूजिंग फाउंडेशन मॉडल्स। तो हम चैट जीपीटी जो है उसका APIs लेके हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सही है। पर ये मॉडल भाषा को समझते कैसे हैं? क्या वे हमारी तरह अक्षर और शब्द पढ़ते हैं? यहाँ टोकन की बात आती है। ये टोकन क्या बला है? टोकन, आप इसे AI के लिए भाषा की सबसे छोटी समझने लायक इकाई कह सकते हैं। सबसे छोटी इकाई? हाँ, ये पूरा शब्द हो सकता है, जैसे घर, या शब्द का हिस्सा जैसे जाना में सिर्फ ना, या कोई निशान भी जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा। और टेक्स्ट को इन टोकन में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे टोकनाइजेशन कहते हैं। टोकनाइजेशन, ठीक है। पर शब्दों को टुकड़ों में तोड़ना क्यों जरूरी है? पूरा शब्द क्यों नहीं? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, इससे मॉडल ज्यादा कुशल बनता है। जैसे चल, चलता, चली, इन सब में चल एक कॉमन हिस्सा है ना? हाँ। तो वो एक टोकन हो सकता है। इससे मॉडल को कम यूनिक टोकन याद रखने पड़ते हैं। अच्छा, शायद 7-8 टोकन में ही समझा जा सके। समझ गया, तो कम में ज्यादा काम। हाँ, एक बड़े मॉडल जैसे GPT-4, उसकी शब्दावली में करीब 100,000 यूनिक टोकन हो सकते हैं। अरे वाह, 100,000 टोकन! और इन्हीं टोकन के आधार पर ही मॉडल अगला शब्द चुनता है सामग्री में। मेरे ख्याल से 2 मुख्य तरीकों का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। एक है मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल। ये क्या करता है? वाक्य के बीच में खाली जगह भरना सीखता है। जैसे कोई वाक्य हो, मैं अपना कर रहा हूँ। अच्छा, खालिस्तान भरो जैसा। हाँ, वैसा। देखिए, देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जो एग्जांपल्स मैंने एपिसोड्स में यूज़ किया है वो पूरा अलग है, लेकिन AI जब ट्रांसलेट कर रहा है, ये डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड examples which are more suitable for Hindi. So go back and look at the episodes. You will see how beautifully AI has understood what I'm saying in the episodes and tried to use its own way of explaining it in Hindi. बहुत बढ़िया है। लेकिन ज्यादातर चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी, हाँ। वो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होते हैं। ऑटो रिग्रेसिव? हाँ, ये क्रम में अगले टोकन का अनुमान लगाते हैं। अच्छा। मतलब एक टोकन बनाया, फिर उसे इनपुट में जोड़ा, फिर अगला बनाया, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा, तो यही ऑटो रिग्रेसिव तरीका है जिससे हमें लगता है कि AI खुद से कुछ लिख रहा है या बना रहा है। बिल्कुल, ये जेनरेटिव AI की बुनियाद है। पर यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे श्रोताओं में भी बार बार आती है। क्या? कि ये मॉडल सोचते नहीं है जैसे हम इंसान सोचते हैं ना। हाँ। वैसा नहीं, वे बस पैटर्न के आधार पर सबसे संभावित अगला टोकन चुन रहे हैं। मतलब अगर हम उससे पूछें कि जीवन का अर्थ क्या है, तो वो कोई गहरा फिलॉसफिकल जवाब नहीं कर रहा है। नहीं, वो बस अपने डेटा में देख रहा है कि इस सवाल के बाद आमतौर पर कौन से शब्द आते हैं और उन्हीं पैटर्न्स को दोहरा रहा है। काफी हद तक हाँ। वो अपने ट्रेनिंग डेटा में मौजूद पैटर्न के आधार पर सबसे ज्यादा संभावित जवाब दे रहा है। इसीलिए उनके जवाब हमेशा 100% सही या सटीक नहीं होते। वे गणितीय संभावनाओं पर आधारित भविष्यवाणियां हैं। ये जानना जरूरी है ताकि हम इन पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा, ये भविष्य वाली क्षमता, ये सिर्फ लिखने में ही नहीं बल्कि चीजों को कैटेगराइज करने में भी काम। यहाँ एक सोचने की बात है। इफ़ द मॉडल इज़ एबल टू प्रिडिक्ट टेक्स्ट, एंड हम सबको पता है कि ये प्रिडिक्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी जब आप चैट जीपीटी से या जेमिनी से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रियल पर्सन से बात कर रहे हैं। सो तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा मन भी ऐसा ही काम करता है? आवर ओन ब्रेन्स, डज इट ऑल्सो जस्ट प्रिडिक्ट टेक्स्ट? समथिंग टू थिंक अबाउट। आती होगी, जैसे स्पैम ईमेल पहचानना।
हाँ बिल्कुल, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। पहले इसके लिए सुपरवाइज्ड लर्निंग चाहिए होती थी। सुपरवाइज लर्निंग। हाँ, यानी इंसानों को हजारों लाखों ईमेल्स को लेबल करना पड़ता था, ये स्पैम है, ये नहीं है। अरे बाप रे, बहुत मेहनत का काम। हाँ, तस्वीरों के साथ भी यही होता था। कौन सी तस्वीर में बिल्ली है, कौन सी में कुत्ता, इंसानों को बताना पड़ता था। बहुत मेहनत लगती थी उसमें। तो फिर क्या बदलाव आया? एआई ने खुद से सीखना कैसे शुरू किया? ये कैसे हुआ? यहाँ आता है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का कमाल का आइडिया। ये एआई ट्रेनिंग का एक बहुत अहम मोड़ था। सेल्फ सुपरवाइज मतलब खुद से सीखने वाला। हाँ, इसमें मॉडल खुद ही डेटा से सीखने के तरीके निकाल लेता है, बिना इंसानी लेबलिंग के। लेकिन कैसे? इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। सोचिए सोशल मीडिया का। लोग तस्वीरों पर टैग लगाते हैं ना? हाँ, लगाते हैं। @बिल्ली, @पहाड़, ऐसे। हाँ, तो मॉडल इन लाखों तस्वीरों और उनके टैग्स को एक साथ देखता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है कि बिल्ली टैग वाली तस्वीरें कैसी दिखती हैं, पहाड़ टैग वाली कैसी। अच्छा। टेक्स्ट में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए मॉडल के पास एक पैराग्राफ है, वो उसका एक वाक्य छुपा देता है और फिर बाकी पैराग्राफ के आधार पर उस छुपे हुए वाक्य का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। अच्छा, खुद ही सवाल, खुद ही जवाब। हाँ, इस तरह वो खुद ही अपने लिए ट्रेनिंग डेटा बना लेता है। वाह। तो ये सेल्फ सुपरविजन ही वो चाबी है जिसने एआई को इंटरनेट के इस अथाह डेटा से सीखने लायक बनाया। बिल्कुल। ये एक बड़ी वजह है कि हम आज जीपीटी या जेमिनाई जैसे इतने विशाल मॉडल देख पा रहे हैं। इसने इंसानी लेबलिंग पर निर्भरता बहुत कम कर दी और एआई ट्रेनिंग को बहुत बड़े पैमाने पर संभव बनाया। कमाल है। और अब एआई सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। आजकल मल्टी मॉडल एआई की बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, जो टेक्स्ट के साथ तस्वीरें, आवाजें, वीडियो सब समझ सकता है। सही कहा। मल्टी मॉडल एआई अलग-अलग तरह के डाटा या कहें मोडालिटीज को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करता है। मोडालिटीज। हाँ, जैसे टेक्स्ट एक मोडालिटी है, इमेज दूसरी। और एक एपिसोड है जिसमें हम मल्टी मॉडल मॉडल्स के बारे में बात किया है। देखिए उसको ज़रूर। यू विल गेट टू नो मोर अबाउट हाउ मॉडल्स एक्चुअली कंज्यूम नॉन टेक्स्ट डेटा एंड क्रिएट द लैंग्वेज मॉडल। तो चलिए सुनते हैं। ऑडियो तीसरी, जैसे हम इंसान दुनिया को देखकर, सुनकर, पढ़कर समझते हैं, ये मॉडल भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। वे सीखते हैं कि बिल्ली शब्द, बिल्ली की तस्वीर और म्याऊ की आवाज, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और ये सीखना भी, ये भी सेल्फ सुपरविजन जैसा ही है। हाँ, काफी हद तक। जब मॉडल को अरबों उदाहरण मिलते हैं जहां तस्वीर, उसका विवरण और शायद उससे जुड़ी आवाज एक साथ मौजूद हों, अच्छा, तो वो उनके बीच के पैटर्न खुद ही पकड़ना सीख जाता है। हम इन मल्टी मॉडल एआई से कैसे बात करते हैं? मतलब इंटरैक्ट कैसे करते हैं? एक तरीका तो प्रॉम्प्ट देना है, हाँ यानी सीधे कुछ पूछना या बताना। हाँ, वो प्रॉम्प्टिंग है। दूसरा एक और तरीका है RAG, RAG, ये क्या है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन। इसमें मॉडल सिर्फ अपनी ट्रेनिंग डाटा पर निर्भर नहीं रहता, अच्छा, बल्कि उसे किसी बाहरी ताज़ा जानकारी के स्रोत, जैसे मान लीजिए कंपनी का कोई नॉलेज बेस है या प्रोडक्ट कैटलॉग, उससे भी जोड़ा जाता है। अच्छा। तो जब हम किसी कस्टमर सर्विस बॉट से किसी खास प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो वो शायद RAG का इस्तेमाल करके सही जानकारी ढूंढकर जवाब देता है। हाँ, बहुत संभव है, बहुत संभव है। इसके अलावा कोडिंग असिस्टेंट जैसे गिटहब कोपायलट का नाम सुना होगा, हाँ, सुना है। या तस्वीर बनाने वाले टूल या मीटिंग को समराइज करने वाले टूल, ये सब एआई की इसी बढ़ती क्षमता के उदाहरण हैं। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है जो पहले भी आया था। अगर ये सब पैटर्न पहचानना और भविष्यवाणी करना है, तो क्या ये सच में इंटेलिजेंस है? क्या ये बुद्धिमत्ता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, दर्शन का भी और विज्ञान का भी। शायद असली फर्क इरादे या चेतना का है। मशीनें अविश्वसनीय रूप से पैटर्न पहचान सकती हैं, पर क्या वे समझती हैं कि वे क्या कर रही हैं? इस पर लंबी बहस हो सकती है और शायद आगे भी होगी। चलिए अब थोड़ा इस सबको बनाने की प्रक्रिया पर आते हैं। एआई इंजीनियरिंग, ये मशीन लर्निंग से कैसे जुड़ी है? देखिए, एआई इंजीनियरिंग जो है वो मशीन लर्निंग ML की नींव पर बनी है, और ML खुद बिग डेटा। बहुत बढ़िया सा पॉइंट है। आई कांट टॉक अबाउट इट इन हिंदी, बट द क्वेश्चन इज अबाउट पर्पस. So both the human mind and the machine, they learn in similar ways. They collect all the information related to a topic. So if I am a child, I look at a cat, I hear the sound, I connect everything, I understand everything. But does that mean that
the machine and I, we are the same, we are both intelligent? Question. सोच लेंगे. की दुनिया से निकला। बिग डेटा। हाँ, पहले बड़ी मात्रा में डेटा को संभालना, उसे साफ करना, उससे जानकारी निकालना, ये सब अहम था। एमएल ने इसमें पैटर्न सीखने की क्षमता जोड़ी। और तेज कंप्यूटर जैसे जीपीयूज और टीपीयूज और क्लाउड कंप्यूटिंग, इन्होंने इसे और बढ़ावा दिया। निश्चित रूप से इन्होंने ही बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करना संभव बनाया, जो पहले नामुमकिन सा लगता था। अब एआई इंजीनियरिंग के दो मुख्य पहलू दिखते हैं। एक है मॉडल डेवलपमेंट। मॉडल डेवलपमेंट, इसमें क्या आता है? ये रिसर्च और एमएल इंजीनियरिंग का काम है। इसमें डेटा तैयार करना, मॉडल का आर्किटेक्चर मतलब उसकी अंदरूनी बनावट, उसे डिजाइन करना, उसे ट्रेन करना और फिर उसकी परफॉर्मेंस सुधारना, ये सब शामिल है। अच्छा। इसके लिए टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसे खास सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा पहलू? वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा है, पर इसमें एआई मॉडल को किसी इस्तेमाल लायक चीज में बदलना होता है। जैसे कोई ऐप बनाना? हाँ, जैसे एक ऐप बनाना जो मॉडल की क्षमताओं का फायदा उठाए। इसमें यूजर इंटरफेस बनाना, सही प्रॉम्प्ट डिजाइन करना, मॉडल को एपीआई से जोड़ना और फिर उसे चलाना और मेंटेन करना, ये सब शामिल है। तो एआई इंजीनियर वो लोग हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस दोनों की समझ है ना? वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो तय नियमों पर चलने के बजाय अनुभव से सीखते हैं। बिल्कुल। ये पारंपरिक कोड लिखने से थोड़ा अलग है। इसमें प्रॉम्प्ट लिखने और सिस्टम को सिखाने पर ज्यादा जोर है। ये एक तरह का बदलाव है। समझ गया। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये मॉडल बनते कैसे हैं? आपने डेटा की बात की थी, ये डेटा आता कहाँ से है? ज्यादातर जो बड़े भाषा मॉडल है वो इंटरनेट से लिए गए बहुत विशाल। एक बात मेरे मन में आई, आप लोग जो सुन रहे हैं वो हिंदी में आप एआई सीख रहे हैं, लेकिन मैं जो सीख रहा हूँ मैं हिंदी में वोकैबुलरी बढ़ा रहा हूँ. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वांट टू स्पीक इन हिंदी आई हैव लर्नड न्यू वर्ड्स. सो इट्स फेयर टू से एआई हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी आर स्टिल लर्निंग. फैंटास्टिक. डेटा सेट पर ट्रेन होते हैं, जैसे कॉमन क्रॉल एक स्रोत है जो वेब से डेटा इकट्ठा करता है, या गूगल का साफ किया हुआ C4 डेटा सेट है। लेकिन इंटरनेट का डेटा तो एकदम साफ सुथरा नहीं होता होगा। मतलब उसमें गलत जानकारी हो सकती है, दोहराव हो सकता है, यहाँ तक कि पक्षपात भी हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मॉडल वही सीखता है जो डेटा में मौजूद है। अगर डेटा में पक्षपात है तो मॉडल भी पक्षपाती हो सकता है। और क्योंकि इंटरनेट पर अंग्रेजी का दबदबा है तो शुरुआती मॉडल अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर थे। अब दूसरी भाषाओं जैसे हिंदी के लिए भी बेहतर मॉडल बनाने पर बहुत काम हो रहा है। अच्छी बात है। हाँ, और खास कामों के लिए जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक रिसर्च या दवा खोजना, उसके लिए ज्यादा सावधानी से चुने गए क्यूरेटेड डेटा सेट लगते हैं। अच्छा, डेटा के बाद ट्रेनिंग के 2 चरण थे, आपने बताया था, प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। हाँ, प्री ट्रेनिंग, इसमें मॉडल भाषा की सामान्य समझ विकसित करता है, व्याकरण सीखता है, शब्दों के अर्थ समझता है, दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान हासिल करता है। ये उसकी कच्ची बुद्धि बनाता है, ऐसा कह सकते हैं। कच्ची बुद्धि, ठीक है। फिर आती है फाइन ट्यूनिंग। इसमें उसे खास कामों के लिए ढाला जाता है या फिर उसे ज्यादा सुरक्षित और मददगार बनाने के लिए उसे सिखाया जाता है कि किस तरह के जवाब नहीं देने हैं। इसमें अक्सर इंसानी फीडबैक का इस्तेमाल होता है, जिसे RLHF कहते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। RLHF, इसमें इंसान क्या करते हैं? इसमें लोग मॉडल के दिए हुए जवाबों को रेट करते हैं। ये जवाब अच्छा है, ये खराब है, ये ज्यादा मददगार है। इस फीडबैक से मॉडल सीखता है कि इंसान किस तरह के जवाब पसंद करते हैं। अच्छा, जैसे मॉडल को बोलना सिखाना, प्री ट्रेनिंग, और फिर उसे तमीज सिखाना, फाइन ट्यूनिंग। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ठीक है। फिर सैम्पलिंग का जिक्र था, इसका क्या मतलब है? सैम्पलिंग, देखिए, जब मॉडल जवाब दे रहा होता है। अच्छा, See, this opens up a very interesting question. If we have to tune our models to give us answers that we prefer, then aren't we biasing the model? हम ऐसे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं जिससे मेरी I feel satisfied. So सोचने की बात है। तो हर कदम पर, मतलब हर अगला टोकन चुनने के लिए उसके पास कई विकल्प होते हैं। हर विकल्प की अपनी संभावना होती है। अच्छा,
सैम्पलिंग वो तरीका है जिससे तय होता है कि मॉडल कौन सा विकल्प चुनेगा। क्या इसमें भी अलग अलग तरीके हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह के तरीके पॉपुलर हैं। एक है ग्रीडी सैम्पलिंग। इसमें मॉडल हमेशा सबसे ज्यादा संभावित टोकन चुनता है। सबसे सेफ ऑप्शन। हाँ, इससे जवाब सटीक तो होते हैं, पर कभी-कभी थोड़े रोबोटिक या बोरिंग लग सकते हैं। दूसरी तरफ टेम्परेचर या टॉप के सैम्पलिंग जैसे तरीके हैं। इनमें थोड़ी रचनात्मकता या कहें अनियमितता डाली जाती है। मॉडल टॉप के कुछ संभावित टोकनों में से कोई एक चुनता है। जरूरी नहीं कि हमेशा सबसे संभावित वाला ही चुने। अच्छा, तो उससे जवाब ज्यादा दिलचस्प हो सकते हैं? हाँ, ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा विविध हो सकते हैं। ये असल में सटीकता और रचनात्मकता के बीच एक संतुलन साधने जैसा है। समझ गया। और इन सब के पीछे है मॉडल का आर्किटेक्चर, उसकी अंदरूनी बनावट। ये कितना जटिल हो सकता है, इसका अंदाजा कैसे लगता है? ये पैरामीटर्स की संख्या से पता चलता है। पैरामीटर्स मॉडल के वो हिस्से होते हैं जो सीखते हैं, जो ट्रेनिंग के दौरान बदलते हैं। जब भी आप ChatGPT या जेमिनी को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं ना, आपको एक ऑप्शन होगा जिसमें यू कैन चूज़ व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू वांट। डू यू वांट इट टू बी एकेडमिक, क्रिएटिव, स्ट्रिक्ट, सारा ऑप्शंस होगा आपको। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पैरामीटर्स। हाँ, एक छोटा मॉडल, मान लीजिए 7 बिलियन पैरामीटर वाला, वो शायद एक शक्तिशाली कंप्यूटर पर चल जाए। लेकिन GPT-3 जैसे मॉडल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें 175 बिलियन पैरामीटर थे। 175 बिलियन? हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की डिस्कशन जो है वो पूरा टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस, अनलेस यू आर अ कंप्यूटर साइंस somebody interested in computer science, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो if you want to skip this section, it's up to you. नहीं तो go back to my English version on transformers. You have a good episode which explains this in detail with lot of diagrams. But हिंदी में सारांश जो है उसमें आपको at least concept समझ आएगा। तो ऐसे मॉडल को चलाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटिंग संसाधनों की जरूरत होती है। डेटा सेंटर्स लगते हैं। बाप रे। और आजकल लगभग सभी बड़े भाषा मॉडलों का आधार वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है। हाँ, इसने क्या बदल दिया? ये इतना जरूरी क्यों है? ट्रांसफॉर्मर। हाँ, ट्रांसफॉर्मर जिसे 2017 में पेश किया गया था, उसने AI की दुनिया में, खासकर भाषा समझने के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। क्रांति? कैसे? इससे पहले सीक्वेंस टू सीक्वेंस, मतलब सीक टू सीक मॉडल ज्यादा चलते थे। सीक टू सीक? वो कैसे काम करते थे? उनमें एक एनकोडर होता था जो इनपुट को समझता था, और एक डिकोडर जो आउटपुट बनाता था। इनकोडर क्या करता था? पूरे इनपुट को पढ़कर उसका एक निचोड़, एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना देता था। एक समरी जैसा? हाँ, एक तरह की समरी। दिक्कत ये थी कि डिकोडर आउटपुट बनाते समय सिर्फ इसी निचोड़ पर निर्भर रहता था। अगर इनपुट बहुत लंबा है, जैसे कोई लंबा वाक्य या पूरा पैराग्राफ, तो शुरू की जानकारी का संदर्भ वो खो जाता था। डिकोडर भूल जाता था कि शुरू में क्या कहा गया था। जैसे पूरी कहानी का सार याद रखकर सवाल का जवाब देना, बजाय पूरी कहानी को ध्यान में रखने के। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। ट्रांसफॉर्मर ने इसका हल निकाला अटेंशन मैकेनिज्म से। अटेंशन मैकेनिज्म? हाँ, और यही ट्रांसफॉर्मर की जान है। अटेंशन मैकेनिज्म डिकोडर को ये इजाजत देता है कि वो आउटपुट बनाते समय हर स्टेप पर इनपुट के सभी हिस्सों को देखें। सभी हिस्सों को? हाँ, और ये तय करे कि इस खास शब्द को बनाने के लिए इनपुट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये सुनने में हमारे ध्यान देने जैसा लगता है, जैसे हम किसी जरूरी बात पर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छी उपमा है। जैसे हम बातचीत में जरूरी शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बाकी को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। अटेंशन गणितीय रूप से कुछ ऐसा ही करता है। कैसे? ये क्वेरी मतलब सवाल, की मतलब संदर्भ, और वैल्यू मतलब जानकारी नाम की चीजों का इस्तेमाल करता है। ये देखता है कि मौजूदा सवाल, क्वेरी, इनपुट के किन संदर्भों, कीज, से सबसे ज्यादा मेल खाता है, और फिर उन मेल खाने वाले हिस्सों की जानकारी, वैल्यूज पर ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल है, पर आइडिया समझ आ रहा है। हाँ, और मल्टी हेड अटेंशन इसे और शक्तिशाली बनाता है। इससे मॉडल एक साथ इनपुट के कई अलग-अलग पहलुओं पर अलग-अलग तरह से ध्यान दे सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर इन्हीं अटेंशन वाले ब्लॉक्स और कुछ न्यूरल नेटवर्क MLP से मिलकर बना है।
और एक एम्बेडिंग ब्लॉक होता है जो टोकन को नंबर बनाता है और उनकी पोजीशन बताता है। यही है। हाँ, संक्षिप्त में कहें तो हाँ, यही अटेंशन मैकेनिज्म है जो इन मॉडलों को लंबे टेक्स्ट को समझने और संदर्भ बनाए रखने की वो अद्भुत क्षमता देता है। इसने न सिर्फ नतीजों को बेहतर बनाया, बल्कि ट्रेनिंग को भी समानांतर पैरालाइज करना आसान बनाया, जिससे ट्रेनिंग तेज हुई। तो ये थी एआई मॉडल बनने की कहानी। विशाल डेटा से शुरू होकर प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग, सैम्पलिंग से गुजरते हुए ट्रांसफॉर्मर जैसे जटिल आर्किटेक्चर तक, जिसमें अटेंशन का जादू है। हमने देखा कि ये पैटर्न सीखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। तो आखिर में हम क्या समझें इस सबसे? एक तरफ तो ये जटिल गणितीय मॉडल हैं जो पैटर्न पहचान रहे हैं डेटा में, पर इस प्रक्रिया में वो कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो हमारी इंसानी क्षमताओं जैसा लगता है। जैसे ध्यान देना, याद रखना और सीमित अर्थों में भाषा को समझना। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मर का अटेंशन मैकेनिज्म वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जैसे अब हम जरूरी जानकारी पर फोकस करते हैं और गैर जरूरी को नजरअंदाज कर देते हैं, वो कुछ वैसे ही कर रहा है। बिल्कुल। शायद बुद्धिमत्ता, चाहे वो इंसानी हो या कृत्रिम, वो सब कुछ जानने के बारे में है ही नहीं। तो फिर शायद वो ये जानने के बारे में है कि किस पर ध्यान देना जरूरी है, क्या चीज मायने रखती है। अगली बार जब कोई एआई टूल इस्तेमाल करें तो शायद ये सोचना दिलचस्प हो कि ये सिस्टम इस वक्त किस जानकारी पर ध्यान दे रहा होगा। बहुत बढ़िया था। आई कुड नेवर हैव डन दैट विथ माई लिमिटेड हिंदी। बहुत बढ़िया था। सो प्लीज़ कम बैक फॉर मोर। और 7 एपिसोड इंग्लिश में होगा, उसके बाद एक समरी या सारांश का एपिसोड हिंदी में बना दूंगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and come back for the next part of this. Thank you for watching.